जी बेटे स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। सिंपल बट थोड़ा सा तंग करने वाला टॉपिक है। ये तंग करने वाला इस तरह से है कि इसमें क्योंकि अब ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है अब ये स्टार्ट हो रहा है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें आप लोगों ने विद दी क्या कहते हैं ग्लैंड के साथ साथ, क्योंकि ग्लैंड के बारे में तो आप काफ़ी पढ़ चुके हैं ना, ग्लैंड के बारे में तो आप ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो आपने जो है वो उसके अब इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस और प्रीवियस कॉन्सेप्ट। हमने इतने हिस्से को हाइपोथैलेमस कहा हुआ है और इतने हिस्से को हमने कहा हुआ है पिट्यूटरी। ठीक है, याद रखिए अब इस वक्त हम लोग जो चीज़ पढ़ने लगे हैं वो है हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। जी बेटा, एडिनो हाइपोफाइसिस से क्या मुराद है? हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। हम एंटीरियर पिट्यूटरी यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स हैं, तीनों में से जो सबसे बड़ा और सबसे सामने नजर आने वाला पार्ट है, हम उसके हार्मोन्स जो है वो अब पढ़ने लगे हैं। और उसके साथ साथ आप याद रखिए, ये मैं अब हर एक के साथ नहीं लिखा करूँगा। ये बात अंडरस्टूड है कि आप लोगों ने जब पढ़ना है तो हर हार्मोन के साथ आप फीडबैक मैकेनिज्म साथ के साथ पढ़ा करेंगे। ठीक हो गया, तो लेट्स डिस्कस। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने लेबल कर दिया। अब आप लोगों के सामने है कि जो इसका एंटीरियर लोब है वो ये वाला हिस्सा जो है वो इसका एंटीरियर लोब होगा, इतना हिस्सा, और एंटीरियर ये वाला, दिस इज एंटीरियर लोब। ये एंटीरियर लोब है और इससे जो है वो निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हमने स्टडी करने हैं। बेटा मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को डायग्राम के ज़रिए ही पढ़ाऊँ, डायग्राम से ज़्यादा जो है वो बेहतरीन चीज़ कोई नहीं होती। सो एक डायग्राम बनाने की अटेम्प्ट करते हैं जो कि ज़रा बड़ी हो और हमें जो है वो काफ़ी हेल्प कर दे। जो स्केचेस बने हुए हैं ना, मैं उसके मुताबिक ही जो है वो आप लोगों को डायग्राम बना कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को अब अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि हाइपोथैलेमस कौन सा पार्ट है और एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा पार्ट है, लिहाजा मैं उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक हो गया, और मीडियन लोब कौन सा पार्ट है। सो अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी का अपना हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसका अपना काम क्या होता है, याद रखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ग्रोथ। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ग्रोथ है। ठीक है, और ग्रोथ के लिए ये जो हार्मोन यूज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज नोन एज सोमेटोट्रोफिन। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है वो ये यूज करता है, और सोमेटोट्रोफिन हार्मोन को हम जो है वो 2 नाम देते हैं। एक सोमेटोट्रोफिन को हम नाम देते हैं STH। ठीक है, और इसी को एक दूसरा नाम दिया जाता है ग्रोथ हार्मोन का। इसी को ग्रोथ हार्मोन का नाम दिया जाता है। और अब अगर आप इनके दोनों के पहले पहले अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो उठा लेते हैं तो दोनों के पहले पहले अल्फ़ाबेट से क्या बनता है? GH। इसी को आप क्या कहते हैं? GH। तो एक ही हार्मोन के 2 नेम्स हैं, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। याद रखिए जब ग्रोथ करवानी होती है, सबसे पहली बात यह है कि ग्रोथ एज कौन सी होती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हमारी जो मैक्सिमम ग्रोथ एज होती है उसमें मैक्सिमम हार्मोन की ज़रूरत 18 ईयर्स तक होती है, लेकिन ये वेरी करती है। मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, जो आपको फिगर बता रहा हूँ, ये 100% कन्फर्म हो, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये एक जनरल एज बताई गई है, इससे ऊपर भी जा सकती है, इससे नीचे भी आ सकती है। उमूमन जो फीमेल्स होती हैं उनमें 18 से आगे ये हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है, और मेल्स में ये हार्मोन अप्रॉक्सीमेटली 20 एज तक जो है वो चलता है। ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज किसकी कमांड पर होता है? बेटा याद रखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है, इसके पास एक बैटरी ऑफ हार्मोन है जिसके तमाम जो भी केमिकल ये रिलीज करेगा उन सब को आप क्या नाम देंगे? उन सब को आप नाम देंगे फैक्टर्स का। हाइपोथैलेमस में से निकलने वाले तमाम वो हार्मोन जो
पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखिए, बाकी हार्मोन्स को नहीं, जो ये हार्मोन्स बना रहा है वो नहीं, वो वाले हार्मोन्स जो या वो वाले केमिकल्स जो एक्चुअली पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको हमने कल क्या नाम दिया था? उनको हमने नाम दिया था फैक्टर्स का। तो यहां से हाइपोथैलेमस से जो है वो फैक्टर्स रिलीज होंगे एक एक करके। याद रखिए, ये जो ग्रोथ हार्मोन को एसटीएच यानी सोमेटोट्रोफिन हार्मोन को जो कंट्रोल करता है वो फैक्टर कहलाता है सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। सबसे पहले अब मैं यहाँ पर एक की आपको बनाकर देने लगा हूँ, SRF। ये है सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हाइपोथैलेमस के जरिए किससे, पिट्यूटरी से जो है वो सोमेटोट्रोफिन रिलीज करवाएगा। कब तक? जी, ये अब अगला सवाल है, कब तक रिलीज करवाएगा बेटा? याद रखिए, सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर यानी SRF तब तक पिट्यूटरी को कमांड देता रहेगा जब तक ग्रोथ बरकरार है। जब तक ग्रोथ बरकरार है तब तक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कमांड करता रहेगा कि सोमेटोट्रोफिन रिलीज करते रहो, और सोमेटोट्रोफिन रिलीज करके एज के साथ साथ ग्रोथ को पॉसिबल बनाओ। ठीक है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके रिसेप्टर तकरीबन हमारी पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं, पूरी बॉडी के सेल्स के ऊपर होते हैं। और जब हमारी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हार्मोन ये 18th या 20th की एज में जाकर बंद हो जाता है? नहीं, ये हार्मोन 18th या 20th की एज तक जाके बंद नहीं होता, बल्कि इसका फंक्शन क्या होता है, गौर से सुनिएगा। इसका फंक्शन आफ्टर 18, आफ्टर ग्रोथ एज, इसका फंक्शन हो जाता है हीलिंग प्रोसेस में काम करता है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हीलिंग में भी काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, कोई कहीं से प्रोटीन सिंथेसिस करवानी हो वहां भी काम करता है। और इसी तरीके से वूंड जो क्लॉट फॉर्मेशन है उसमें भी हेल्प करता है। कब? जब ये ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर चुका होता है, बाय द एज ऑफ 18 ये अब ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर चुका होता है, तो उसके बाद फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस और हीलिंग जैसे फंक्शंस में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये रिलीज होना बंद नहीं होता। लेकिन क्या इसकी अमाउंट सेम रहती है? नहीं। ये देखिए, SRF की अमाउंट भी आफ्टर 18 ये रिड्यूस हो जाता है। आफ्टर 18 SRF रिड्यूसेस। मतलब ये देखिए कि अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। SRF या चलें STH कब तक रिलीज होता रहेगा? एक तो मैंने एज बताई ना, लेकिन STH तब तक रिलीज होता रहेगा जब तक SRF रिलीज होता रहेगा। अब ये मेरे एक्रोनिम्स को आप लोगों ने कैच करना है, मैं क्या कह रहा हूं। SRF का क्या मतलब है? SRF का मतलब है सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। फैक्टर है तो कहां से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। STH का क्या मतलब है? सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। मैंने आप लोगों को क्या कहा? मैंने आपको कहा कि STH कब तक रिलीज होता रहेगा? जब तक SRF रिलीज होता रहेगा। STH की अमाउंट कब तक ज्यादा रहेगी? जब तक SRF की अमाउंट ज्यादा रहेगी। जैसे ही SRF की अमाउंट कम होगी, ऑटोमेटिकली STH की अमाउंट भी कम हो जाएगी। दिस इज द होल आइडिया ऑफ नेगेटिव फीडबैक। जिस वक्त जरूरत पड़ेगी हाइपोथैलेमस फैक्टर रिलीज करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड उस पर अमल करेगा, लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाएगी तब हाइपोथैलेमस जो है वो फैक्टर रिलीज करना बंद कर देगा, यानी बैटरी की तरह बटन ऑफ कर देगा। फैक्टर रिलीज होना बंद होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपना जो है वो हार्मोन रिलीज करना बंद कर देगा। सो बेसिकली हेड ऑफिस कौन सा है? बेसिकली हेड ऑफिस हाइपोथैलेमस है, जिसने SRF रिलीज किया। अब आइए बुक की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, बुक में देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इज सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस थ्रू आउट लाइफ। ये इसने पहली बात यहीं पे खत्म कर दी, मतलब हमारी मजीद डिस्कशन को उसने कंक्लूड कर दिया कि थ्रू आउट लाइफ सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ने रिलीज होना है। ठीक है, जब बलूगत के बाद जो है वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो आप आगे देखिएगा, द हार्मोन कंटिन्यूज टू प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट द बॉडी। हाँ, अब इसके ड्रॉबैक्स हैं। अगर ये बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए तो ये जाइगेंटिज्म कर देता है। जाइगेंटिज्म का क्या मतलब होता है? जाइगेंटिज्म का मतलब होता है एक ऐसा बॉडी में एक ऐसी ग्रोथ जिसमें आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बहुत बड़े बड़े ग्रो होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल
हैंड्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कद आपका आउट ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा हो जाए, हालांकि इतना बड़ा कद आपके खानदान में किसी का नहीं है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा हो जाए। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है हैंड्स, फीट और जॉज जो हैं और इवन फेस की प्लेट वो भी बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं एक्रोमिगैली। और याद रखिए मिगैली का मतलब होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ। ये जो मिगैली का वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये हार्मोन अपने, अब यहीं पर आप देख लीजिए, अगर इस हार्मोन को कंट्रोल नहीं करते आप तो क्या होगा, इस हार्मोन को कंट्रोल ना करने का नतीजा ये होगा कि ये हार्मोन हमारी बॉडी की नॉर्मल डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट बनेगा। ठीक हो गया? तो एक तो ये बात ठीक है। उसके बाद अगर ये अंडर सिक्रीशन हो तो डॉर्फिज्म, अंडर सिक्रीशन के केस में इसमें डॉर्फिज्म होगी। और इसके साथ साथ जो है वो और ऐसा भी हो सकता है कि देखिए कि थायराइड ग्लैंड को भी काम करने में मुश्किल आए और एड्रिनल हार्मोन्स को भी काम करने में मुश्किल आए। अगर क्या कम हो जाए, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कम हो जाए तो, अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कम हो जाए तो थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स को भी काम करने में मुश्किल आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बेसिकली किस किस को कंट्रोल कर रहा है, ये थायराइड को भी किसी न किसी हद तक कंट्रोल कर रहा है और इसके साथ जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को भी किसी न किसी हद तक इसने कंट्रोल करना है। ठीक हो गया जी बेटा? यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो मुझे बताइए। ये समझ आया? मुश्किल तो नहीं है? आप लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हार्मोन्स के बारे में याद रखनी है वो ये है कि कहाँ एक्ट करता है। जहाँ एक्ट करता है उसके मुताबिक ही जो है वो हार्मोन को आप फंक्शन देंगे। ठीक है? तो इस लिहाज से एक ये इस तरह से याद रखा जा सकता है। अदरवाइज बाय द नेम आप याद रखते हैं जी सोमैटोट्रोपिन, तो ग्रोथ है। ठीक है? एक और हार्मोन भी होता है, लेकिन आप लोगों को मैं हार्मोन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सबसे पहले तो आप इन्हीं को याद कर लेना। इन्हीं को याद करने से मेरी मुराद असल में ये है कि अगर आप इन्हीं को याद कर लेते हैं तो आप लोगों को कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि एक ग्लैंड वर्किंग कैसे करता है। बाकी इजाफी नॉलेज वो बाद की बात है, वो आप लोगों को पता है कि वो बाय द टाइम आप लोगों को ऐसा मिल सकता है। ठीक है? सो फिलहाल जो है वो हम इसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम टू द पॉइंट रहें ताकि हमारा टॉपिक आसान रहे, मुश्किल ना रहे। जी बेटा, इसका अगला हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी का अगला हार्मोन है दैट इज नोन एज, जी अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो लिख कर देता हूँ। इसका अगला हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका कल भी जिक्र हुआ था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा जी, ये जो हार्मोन है इसको आप शॉर्टली कहते हैं STH। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे खाते हैं धोखा। क्या धोखा खाते हैं? सॉरी, ये मैं भी बल्कि धोखा खा गया, मैंने लिखना था इसको TSH। अब यहाँ पर देखिए कि TSH और STH इन दोनों में जो है फर्क करना जरूरी है। क्या? TSH जो है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और STH सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है। ठीक है? तो आप लोगों को इसमें गलती नहीं लगनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोगों को इसमें गलती लगती है तो फिर आप लोग परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अगर आपने सोमैटोट्रोपिन कह दिया तो वो भी काम खराब है, अगर आपने सोमैटोट्रोपिन को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह दिया तो भी काम खराब है। तो लिहाजा इस हवाले से थोड़ी सी एहतियात करनी है। बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय द नेम क्या ये जो है वो डिपिक्ट कर रहा है, ये आपके सामने डिपिक्ट कर रहा है कि इसका एक्शन किस पे होना है, सीधा जाके थायराइड पे। अच्छा जी, थायराइड पे इसका एक्शन होना है। तो इसका क्या मतलब है कि ये किसको रिलीज करवा रहा है? बेटा, ये इसके ये किसकी कमी को पूरा करवाएगा? थायरोक्सिन की। जब भी ब्लड में थायरोक्सिन की कमी होगी या बाय द फंक्शन थायरोक्सिन चाहिए होगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, अगर जब थायरोक्सिन चाहिए होगा, बॉडी को हीट की जरूरत है, ब्लड प्रेशर की जरूरत है। देखिए, थायरोक्सिन का फंक्शन आपने पढ़ना है थायराइड ग्लैंड के साथ, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि थायरोक्सिन आपको वुंड हीलिंग के टाइम पर भी चाहिए। थायरोक्सिन आपको इवन अगर आप नॉर्मली चल फिर रहे हैं तब भी चाहिए।
आपको आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। थायराइड जो है वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग के हवाले से नॉर्मल बॉडीली एक्टिविटीज जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, थायरॉक्सिन उसमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो थायरॉक्सिन है उसकी एक सूटेबल अमाउंट ब्लड में हर वक्त होना जरूरी है। अगर थायरॉक्सिन की अमाउंट कम होगी, अब आइए नेगेटिव फीडबैक को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही थायरॉक्सिन की अमाउंट जो है वो कम होगी, मैंने अभी आपको क्या कहा कि कम या ज्यादा जो है वो उसके हम लोगों ने होम्योस्टेसिस में क्या पढ़ा था कि कम या ज्यादा के दरमियान में होम्योस्टेसिस फ्लक्चुएट करती है। सो यहां से एक अदद फैक्टर रिलीज होगा जिसको आप कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है इसको आप क्या कहते हैं? टीआरएफ। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो निकलेगा किधर से? ये भी हाइपोथैलेमस से ही निकलेगा। टीआरएफ ये भी निकलेगा हाइपोथैलेमस से, और किसके पास जाएगा? अल्टीमेटली एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास जाएगा। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, अच्छा इसमें पहले वाले का निशान भी मैं लगा दूं जरा। एसआरएफ जो है वो जा रहा था सोमेटोट्रोफिन को रिलीज करवाने, ठीक है, और टीआरएफ जा रहा है, इसका क्या काम है? ये आएगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीधा जाएगा किसके पास? थायराइड के पास, और थायराइड से क्या रिलीज करवाएगा? थायरोक्सिन। जैसे ही अमाउंट सूटेबल होगी टीआरएफ को ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि हाइपोथैलेमस में शट ऑफ और टर्न ऑन मुस्तकिल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पर हाइपोथैलेमस ऑन हुआ तो वो ऑन ही रह जाएगा। फॉर एग्जांपल, चलें इसको यहाँ पर एक जो है वो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर थायरोक्सिन जरूरत से ज्यादा हो गया, या अगर थायरोक्सिन एक स्टैंडर्ड अमाउंट में पहुंच गया, तो टीआरएफ की रिलीज अभी भी जरूरी है या टीआरएफ को बंद करवा दिया जाए? क्योंकि बेसिकली, चलें मैं इसको कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करता हूं। बेसिकली पिट्यूटरी का काम नहीं है कि वो थायरोक्सिन को रिलीज करवाए। आप पूरा पाथवे सबसे पहले तो समझे ना। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन कहां से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से। हुक्म कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से। तो पिट्यूटरी का स्टेटस क्या है? पिट्यूटरी का स्टेटस सिर्फ इतना सा है कि वो हाइपोथैलेमस को ये इन्फॉर्म कर दे कि भाई पिट्यूटरी का फंक्शन सिर्फ इतना सा है कि वो थायराइड को इन्फॉर्म कर दे कि थायरोक्सिन की अमाउंट कम हो रही है, बस। यानी आप इसको यूं कह लीजिए कि पिट्यूटरी इज द सेक्रेटरी ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस का सेक्रेटरी है। हाइपोथैलेमस फैक्टर देता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी आगे स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है और वो आगे जाकर अपना काम करता है। असल में अब इसका एक छोटा सा खाका अगर हम बना लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आज का वो कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्टली किसी से राब्ता नहीं करता। आपने ये देखा होगा ना कि जो सीईओ होता है ना, जो सीईओ होता है वो किसी से खुद नहीं राब्ता करता, ठीक है, बल्कि वो अपने असिस्टेंट को कह देता है, और उसके बाद जो असिस्टेंट है वो डिफरेंट जगहों पर राब्ता करता है। फॉर एग्जांपल आपने अभी पढ़ना है ACTH, ठीक है। इसी तरीके से आपने पढ़ना है GS नहीं, हाँ GSH, ठीक है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आपने क्या पढ़ा? TSH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक हो गया। अब ये एक्चुअली इसकी कमांड किसने दी है? इसकी कमांड दी है हाइपोथैलेमस ने, लेकिन वो डायरेक्टली इसको नहीं दी। ये TSH ने किसके पास जाना है? TSH ने जाना है थायराइड के पास। हाइपोथैलेमस कभी भी डायरेक्टली थायराइड को कंट्रोल नहीं करेगा। हाइपोथैलेमस डायरेक्टली थायराइड को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि हाइपोथैलेमस सिर्फ पिट्यूटरी से बात करेगा, और आगे पिट्यूटरी जाने और दूसरा ग्लैंड जाने। अब अगर हाइपोथैलेमस ही खराब हो जाए तो इसमें पिट्यूटरी का कोई कसूर नहीं। मैं
पॉइंट क्या बनाना चाह रहा हूं, अब आइए बात को सम कर लेते हैं। पॉइंट मैं ये बनाना चाह रहा हूं कि असल कंट्रोल है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी जो है वो दरमियान में एक ऐसा कंट्रोल सेंटर है जिसके पास रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस के फैक्टर्स के, और जिसके पास ऐसे सेल्स हैं जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे रिलीज करवाते हैं। अब पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन और बनता है, अगर हाइपोथैलेमस भी ठीक हो, ग्लैंड भी ठीक हो, दरमियान में से पिट्यूटरी खराब हो जाए, अब इसमें आप जरा गौर करें। बॉडी को जरूरत है थायरॉक्सिन की। बॉडी को किसकी जरूरत है? थायरॉक्सिन की। थायराइड ग्लैंड भी ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो है वो भी मैसेज को रिसीव कर रहा है कि भाई थायरॉक्सिन कम हुआ हुआ है, थायरॉक्सिन कम हुआ हुआ है, वो भी ठीक है। दरमियान में पिट्यूटरी के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा। अब जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो जितना मर्जी टीआरएफ हाइपोथैलेमस से आता रहे, मैं फिर वापस बोर्ड की तरफ जा रहा हूं, जितना मर्जी टीआरएफ हाइपोथैलेमस से आता रहे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब तक नहीं रिलीज होगा तब तक थायरॉक्सिन ने रिलीज नहीं होना। इसका क्या मतलब है कि थायराइड ग्लैंड का जो थायरॉक्सिन है वो डिपेंड कर रहा है पिट्यूटरी पर, और पिट्यूटरी डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस पर। अगर हाइपोथैलेमस खराब हो जाए तब भी थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, और अगर दरमियान में से पिट्यूटरी खराब हो जाए तब भी थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा। ये एक कंप्लीट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो मैं आपको ओवरऑल समझाना चाह रहा हूं। इसमें नेगेटिव फीडबैक कहां पर है बेटा? अगर टीएसएच जो है वो कम या ज्यादा हो जाता है तो कौन पता लगा रहा है? हाइपोथैलेमस। अगर ज्यादा हो जाएगा, फर्ज करें कि टीएसएच या जो थायरॉक्सिन है, ये इसकी बात कर लेते हैं, टीएसएच को छोड़ दें, आप थायरॉक्सिन की बात कर लें। अगर थायरॉक्सिन ज्यादा हो जाता है तो यहां से एक शट ऑफ सिग्नल आएगा। शट ऑफ सिग्नल आएगा कि भाई ये थायरॉक्सिन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और अगर इन केस थायरॉक्सिन कम हो जाता है, थायरॉक्सिन कम हो जाता है तो यहां से टर्न ऑन का सिग्नल आएगा कि थायरॉक्सिन कम हो रहा है, इसको इंक्रीज करवाया जाए। तो ये दोनों क्या हैं? देखें, पहला सिग्नल क्या है? अच्छा, नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन जरा बताइएगा क्या थी जी? नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन सॉरी, आउटपुट क्या कहा आपने? किसी हद तक ठीक है, बट आप लोगों को मैंने पहले जो डेफिनेशन बताई हुई है ना, उस डेफिनेशन से ना ही मूव करें तो बेहतर है। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई हुई है कि अ रिस्पॉन्स ऑपोजिट टू इनिशियल स्टिमुलस। कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो इनिशियल स्टिमुलस के टोटली ऑपोजिट हो, वो नेगेटिव फीडबैक है। कैसे? अब समझिए, मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, नेगेटिव फीडबैक ना आया तो आप लोगों को हार्मोन नहीं आएंगे। इनिशियल स्टिमुलस क्या है? थायरॉक्सिन ज्यादा हुआ हुआ है। रिस्पॉन्स क्या है? आप थायरॉक्सिन को शट ऑफ करवाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहला स्टिमुलस था, थायरॉक्सिन बढ़ गया है, और रिस्पॉन्स क्या है? थायरॉक्सिन को कम करवाया जाए। अगर पहला स्टिमुलस है, थायरॉक्सिन कम हो गया, तो रिस्पॉन्स क्या है? थायरॉक्सिन ज्यादा करवाया जाएगा। तो पहला स्टिमुलस जब दिया जाए और रिस्पॉन्स उसके ऑपोजिट हो, तो ऐसे फीडबैक को आप नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ये होगा कि आपने थायरॉक्सिन रिलीज करवाया, हाइपोथैलेमस को पता लगा कि थायरॉक्सिन इनफ है, वो फिर भी थायरॉक्सिन रिलीज ज्यादा करवाता जाए,
ये क्या है? पॉजिटिव फीडबैक। यानी इनिशियल स्टिमुलस क्या था? थायरॉक्सिन ज्यादा है, रिस्पॉन्स क्या हुआ? थायरॉक्सिन मजीद इजाफी करवाया जा रहा है। ये जो रिस्पॉन्स है ये फेवर में है, इनिशियल स्टिमुलस के फेवर में है। भाई ये चीज पहले ही ज्यादा है, आप उसको मजीद ज्यादा करवा दो, ये क्या होगा? ये होगा रिस्पॉन्स इन फेवर ऑफ इनिशियल स्टिमुलस। एक चीज ज्यादा है उसको आप कम करवा रहे हो, ये क्या है? रिस्पॉन्स अगेंस्ट इनिशियल स्टिमुलस। तो जब रिस्पॉन्स अगेंस्ट इनिशियल स्टिमुलस होगा तो उसको आप नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो दूसरा जो हार्मोन है वो आपका वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, किसका? पिट्यूटरी का, ठीक है। और ये भी डायरेक्टली किससे कंट्रोल हो रहा है? हाइपोथैलेमस के जरिए। बेटा एक दफा ये पूरा जो है बोर्ड इसको अच्छी तरह देख लें और उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। मैं अभी फिलहाल जो है वो एक और पढ़ा दूं या रहने दूं, या आप लोगों ने इसको देखना है? मुझे बता दें। चलें इसको देख लें। हाँ जी, क्या हो गया? खामोशी हो गई? तो क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ आया या नहीं आया?